नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 83 मिनट का भाषण दिया। आने वाले 25 सालों के लिए देशवासियों से 5 प्रण लिए। विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति का एहसास, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना, देशवासियों में एकता और एकजुटता के साथ ही कर्तव्य पालन का प्रण दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक प्रण और लिया, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को देश से मिटाने का प्रण। प्रधानमंत्री ने अपना विजन क्लियर करते हुए 25 साल बाद के हिंदुस्तान की एक तस्वीर देश को दिखाई। एक ऐसा भारत जिसमें ना परिवारवाद हो और ना भ्रष्टाचार हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 2 साल में भ्रष्टाचार पर प्रहार और तेज करने का संकल्प भी लिया। परिवारवाद मुक्त भारत की बात सिर्फ राजनीति में परिवारवाद की ही नहीं, मोदी ने साफ साफ कहा कि भाई भतीजावाद की बीमारी हर क्षेत्र में पैर पसार चुकी है, हर तरफ फैल गई है, जिसको जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस सोच पर भी प्रहार किया जो भ्रष्टाचारियों को महिमा मंडित कर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब इस परिवारवाद से बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर एक्शन लेते हैं तो उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी होती है। राजनीतिक बदले के तहत की गई कार्रवाई के आरोप भी लगाए जाते हैं। ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करेंगे। ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। उनकी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इस वक्त दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं वाघा अटारी बॉर्डर से भी। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं।
ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर खास तौर पर मैं कहूँ ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, क्योंकि बॉर्डर की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी के कंधों पर होता है। दिन रात 24 घंटे ये तत्पर रहते हैं। जिस तरीके से हमारे वीर सपूतों ने आजादी के लिए अपनी बलिदानी दी थी, अपने आप को कुर्बान किया था, अपनी आहुति दी थी, ठीक उसी प्रकार अब हमारे देश के तमाम जो जवान हैं वो सरहदों पर डटे हैं ताकि हमारे भारत की माता को कभी कोई नुकसान न पहुंचा सके। आज भारत हर मामले में किस तरीके से सक्षम है। हथियारों की बात करें, भारत के पास हाईटेक हथियार हैं। लड़ाकू फाइटर्स की बात करें, भारत से ज्यादा हाईटेक मुझे नहीं लगता भी किसी के पास हथियार भी हैं, फाइटर्स भी हैं। पूछो उन्होंने इंसानों ओ दुनिया से बंदे पूछो उन्होंने इंसानों देश का दरबार गए तो प्यारी प्यारी जाना ओ दुनिया से बंदे पूछो उन्होंने इंसानों देश का दरबार गए तो प्यारी प्यारी जाना ओ दुनिया से बंदे वीर जवानों कायल पहलों का मनसानों का इस देश का यार ताली सिर्फ ऊंचे ऊपर वाले बजा रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले बजा रहे हैं ताली। ये भी ताली तो एक तरफ आजादी के अमृत महोत्सव पर जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो वहीं आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उठाया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को खत्म करना होगा। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी जी और अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। आप दोनों को ही बहुत सारी शुभकामनाएं आजादी के इस अमृत महोत्सव की। और चर्चा की यहीं से शुरुआत करते हुए सुधांशु जी,
संस्थानों के शुद्धिकरण की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जब वो ये कहते हैं कि इस देश से परिवारवाद को खत्म करना होगा, ये शुचिता, ये शुद्धिकरण आखिर होगा कैसे? मीनाक्षी, सर्वप्रथम तो मैं समस्त देशवासियों को अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की शुभकामना दूंगा। और साथ ही मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज 5 प्रण किए उसमें ध्यान करिए, दूसरा प्रण जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने स्वतंत्रता के 75 वर्ष में स्वराज्य तो पा लिया, पर स्व का तत्व कहां है? जिसे लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य कहा था, गांधी जी ने हिंद स्वराज कहा था, बहुत साफ साफ कहा था हम ब्रिटेन से मुक्ति पाके ब्रिटेन की नकल नहीं बनना चाहते। तो हमारे पास अपना राज आ गया, पर गुलामी की मानसिकता की बहुत सी चीजें हमारे माइंड में आज तक बैठी हुई हैं। ये इको कर रहा, थोड़ा ठीक करवा दीजिएगा जी। उन चीजों से मुक्ति का संघर्ष 75 वर्ष में भी जारी है। तो हमें यदि भारत को इस अमृत काल में अगले 25 वर्ष में विश्व के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करना है, तो पहले हमें अपने माइंड के अंदर जितने प्रकार के इन्फेक्शन और कंफ्यूजन है वो सारे भी समाप्त करने होंगे और यह अमृत काल में संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक वाक्य बोलता हूं, वैसे तो बहुत सारी चीजें, पर एक चीज, ये जो इस प्रकार के इतिहास पढ़ाया गया कि हम कोई बाहर से लोग आते गए और हम बसते गए। याद करिए, मैं बचपन में, मुझे याद है तब ये दूरदर्शन पे आता था, सर जमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। ये नहीं है कि कोई हम सराय थे सब आके सेटल होते गए। वास्तविकता में कहना चाहिए हम वह देश थे जहां प्रकृति ने सबसे पहले ज्ञान का उदय किया। जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकार। बस ये मैंने बताया कि एक मानसिकता कि हम क्या हैं, पहले यही आइडेंटिटी क्राइसिस से ही हम बाहर निकले तो बाकी चीजें विकास की आगे बढ़ेंगी। अब आपका विषय का जवाब देता हूं, जो उन्होंने कहा, यदि भारत को इस ढंग से उभर के आना है और भारत में 60% लोग 35 वर्ष से नीचे हैं, तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? 2 ही चीजें तो बाधा है, भ्रष्टाचार। अब युवा व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि कोई पैसे के द्वारा सेटलमेंट हो जाता है, जैसा कि अभी आज का दिन उचित नहीं है, पर बहुत सारी डायरियां भी निकली, पैसा भी निकला, जब बच्चों के साथ ये हुआ। और दूसरा कारण परिवारवाद। अब कोई किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का फूफा, किसी का ताऊ जाके बैठ गया और उन लोगों को मौका नहीं मिला। तो यदि भारत की वास्तविक प्रतिभा को अपने अर्थ में आगे आना है तो इन 2 चीजों से मुक्ति आवश्यक है। इसलिए इस अमृत काल में इन 2 चीजों का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया और यह एक सकारात्मक ढंग से भारत की वास्तविक शक्ति को उभारने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अखिलेश जी, ये भाई भतीजावाद देश से खत्म क्यों ना हो और क्यों भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता दिखाई जाए? आप इस बात का जवाब दीजिए। और आजादी के अमृत महोत्सव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि संस्थागत शुचिता की भी जरूरत है, तो क्या गलत कहते हैं? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन भर बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं किसी को समझ में भी नहीं आता। आज भी बोले हैं। तो जो प्रधानमंत्री होता है, अगर वो काम कर रहा है तो उसका काम बोलता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो कुछ नहीं करता है वो सिर्फ बोलता है। अभी जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 5 प्रण। भैया 8 साल से तो आप प्रण ही ले रहे हो ना, ये आज पहली बार आप प्रण नहीं लिए हो। दिन में 4 पहर मोदी जी प्रण लेते हैं और बताते हैं। तो उस 8 वर्षों में जो प्रण लिए हो उसके बारे में भी तो कभी बता दिया करो क्या हुआ। 2 करोड़ नौकरियां मिल गई होंगी, निश्चित मिल गई होंगी। काला धन आ ही गया होगा, 15 लाख सबके खातों में चले गए होंगे। 2022 तक मोदी जी का प्रण था, मोदी जी का प्रण था 4 साल पहले कि हर परिवार को एक पक्का घर होगा, सबको मिल गया होगा। प्रण था कि उसमें नल का जल होगा, एलईडी बल्ब होगा, शौचालय होगा, गैस होगा। ये तो हो ही गया होगा, उसमें कोई
बचा नहीं होगा। अखिलेश जी, आज भ्रष्टाचारियों उनका के प्रण पास था। से जो काला धन निकल रहा है, प्लीज बोलने वो भी दें, तो बोलने दें, वो भी तो प्लीज। सत्य है। देखिए, जैसे सुधांशु जी को थोड़ा सा पेशेंस रख लें। नहीं, बिल्कुल पेशेंस है आप सर। लोग आप पूरा जितना धारा समय प्रवाह उनको दिया, बोलिएगा, बात लेकिन रखने दें। भ्रष्टाचारियों के पास से जो काला धन निकल रहा है, क्या आप उसे काला धन की श्रेणी में नहीं गिनते? अरे वही उस पे भी आ रहे हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी हम उस पे भी ठीक से आपको सुना देंगे, चिंता मत करिए। आप चिंता मत करिए, बोलने दीजिए। किसान की आय दोगुनी हो ही गई होगी। 100 स्मार्ट सिटी देश में लहलहा ही रहे हैं। बुलेट ट्रेन पे तो आप यात्रा या बीजेपी के लोग कर ही रहे होंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हो ही गई होगी। डॉलर रसातल में आ ही गया है। महंगाई तो गायब ही हो गई है। बेरोजगारी कहीं कुछ है नहीं। चीन तो थर थर कांप रहा है। ये सारे प्रण हैं मोदी जी के 8 सालों में। अभी बहुत प्रण है, कई 100 प्रण है, सुना सकता हूं। अब आता हूं भ्रष्टाचार पे। बीजेपी का मतलब ही है भ्रष्टाचार जनक पार्टी। भ्रष्टाचार इसका शिष्टाचार है। सत्ता में आने के पहले कहा था कि सबसे पहला काम होगा लोकपाल बना दूंगा। पब्लिक डोमेन में मोदी जी के आने के बाद से कम 30 से 35 लाख करोड़ के घोटाले पब्लिक डोमेन में मीडिया में तैर रहे हैं। नोटबंदी घोटाला पता है ना आपको? कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दिखाया था, वीडियो भी दिखाया था। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला। बैंकों का राइट ऑफ 12 लाख करोड़ का घोटाला। 3 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड घोटाला। 6 लाख करोड़ का एनपीए घोटाला। इसमें सब मैक्सिमम मित्र लोग ही हैं। कई मित्र यहाँ हैं, कई मित्र विदेश चले गए हैं, पहुंचा दिए गए हैं, भेज दिए गए हैं। अभी एक लेटेस्ट घोटाला हुआ है 5G का, 3 लाख करोड़ का। खुद सरकार ने जिसका बिडिंग माना था मिनिमम 4.5-5 लाख करोड़ आया था, 1,25,000 में निपट गए। जो ये जब सरकार में आया तो उसको कोल और आयरन के पट्टों को रिन्यूअल कर दिया बिना टेंडर के, 4 लाख करोड़ का वो घोटाला था। ONGC गुजरात का घोटाला था। गुजरात पोर्ट पे ड्रग्स घोटाला है। कई लाख करोड़ के ड्रग्स आगे गए कहां? कौन ले गया? कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं। ये जो HDFL घोटाला, पता ये ABG शिपयार्ड गुजरात का घोटाला 24,000 करोड़ का। HDFL घोटाला 40,000 करोड़ का। 6,000 करोड़ का गुजरात में कोयले का घोटाला। तो ये घोटालों की अभी बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है अखिलेश जी, बड़ी लिस्ट लेकर आप बैठे हैं, तो इस पर हम जवाब दे लेते हैं। सहारा की उसके ठीक है अखिलेश जी, एक बहुत लंबी फहरिस्त बता रहे हैं सुधांशु जी। हालांकि इस फहरिस्त में जिन घोटालों का जिक्र मैंने किया और जिन संपत्तियों का जिक्र मैंने किया, उन्होंने उसको शामिल नहीं किया। लेकिन वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि घोटाला हो नहीं रहा है, हो रहा है, आपके राज्य में भी हो रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, ये जिस प्रकार के निराधार अनर्गल आरोप कांग्रेस लगाती है, मैं सोच रहा था कि ये कल से भी हम लोग ये डिबेट पहले भी करते रहे, कल से करते रहते, आज कुछ सैद्धांतिक बातें हो जाती, परंतु लगता है सिद्धांत के ऊपर कोई बात करने की अब वह हैसियत ही नहीं रह गई कांग्रेस की, जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन की एकमेव संघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी मानती है। उसके पास आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर टेप जो पहले बजता था वही आज हो रहा। अब मैं उस पर जवाब दिए देता हूं, इसके बावजूद, चूंकि विषय आज की बजाय कल भी हो सकता था, मगर देता हूं। देखिए, आरोप होते 2 प्रकार के। एक होते हैं सब्सटेंटिव एलिगेशन, यानी जिनका ठोस आधार होता है, और एक होते वाइल्ड एलिगेशन, अनर्गल आरोप। ये जितने भी आपने आरोप लगाए, किसी एक का भी बताइए जहां पर न्यायालय ने संज्ञान लिया हो। और हम बताते हैं, जब हम विपक्ष में थे, जो हमने आरोप लगाए, न्यायालय ने सबका संज्ञान लेकर सब पे इंक्वायरी सेटअप की। 2G आपकी सरकार ने घोटाला नहीं माना, न्यायालय ने माना। कोलगेट आपकी सरकार ने नहीं माना, न्यायालय ने माना। कॉमनवेल्थ आपकी सरकार ने नहीं माना। और नेताओं पर आरोप तो छोड़ दीजिए अखिलेश जी, भारत के इतिहास में यदि प्रधानमंत्री स्वयं कभी आरोपों के या संदेह के घेरे में आए हैं तो आपके दौरे हुकूमत में। इंदिरा जी के जमाने में नागरावाला वाला कांड, जिसमें सिर्फ संदेह उत्पन्न हुआ था, तो राजीव जी के जमाने में बोफोर्स, सीधे प्रधानमंत्री पे आरोप। तो नरसिम्हा राव जी के जमाने में इतने आरोप कि पद से हटने के बाद प्रधानमंत्री को
कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होना पड़ा अपने ऊपर आरोपों के चलते हुए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में वो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि ये तोता हो गया है पिंजरे का सीबीआई के लिए, वो कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सीबीआई की फाइल अनधिकृत रूप से मांग ली गई थी, उसके लिए था। तो बाकी तो छोड़ दीजिए। लेकिन सुधांशु जी, यही आरोप तो ये आज भी कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार पर लगा रही है। एक मिनट, नहीं, एक मिनट सुनिए तो सुधांशु जी, यही कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगा रही है रहते हुए कि संस्थाएं आपके चंगुल में है। हम सत्ता में रहे या विपक्ष में, आप सत्ता में रहे या विपक्ष में, भ्रष्टाचार के आरोप आप ही पे रहते हैं, यह आपका नैसर्गिक चरित्र है। अखिलेश जी, मीनाक्षी जी देखिए, भ्रष्टाचार जो मैंने गिनाए हैं ये इन्हीं की सरकार के, इन्हीं के द्वारा बताए तथ्यात्मक हैं। इन्होंने जो बताए हैं, कोल 2G क्या हुआ, माफी मांगनी पड़ी जिन लोगों ने बताया था, कुछ नहीं निकला। कोर्ट ने खुद कहा कि फर्जी फेक कपोल कल्पित आरोप लगाए गए थे बीजेपी इनके द्वारा, जिन लोगों ने झूठे जानकारियां दी गई थी, डार्क में रखा गया, माफी मांगनी पड़ी थी। वो जो है ना विनोद राय जी, उनको भी माफी मांगनी पड़ी थी। अरे यहां राम जन्मभूमि में घोटाले, चंदा घोटाले, आप राफेल घोटाला, पीएम केयर फंड की जानकारी नहीं दोगे, कहो कि हम घोटाले नहीं करते हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, जिस कंपनियों के पैसे नहीं, उससे जिसकी टर्नओवर करोड़ रुपए नहीं है, उससे पता नहीं कितने करोड़ का चंदा ले लिए हो, पार्लियामेंट में सांसदों ने बताए हैं। अरे घोटालों की तो मैंने बताया ना। अखिलेश जी, जिस राफेल को आप घोटाला बता रहे हैं, क्या कोर्ट उसे मानती है? घूम रहे हैं, क्या कोर्ट उसे मानती है घोटाला है राफेल घोटाला, जिसे आप बार-बार कहते हैं? चीज को मानते हैं, ये किसी चीज को मानते हैं, जब ये हटेंगे ना, बीजेपी को आप छोड़िए, क्या कोर्ट उसे मानती है? क्या कोर्ट में साबित कर पाए? फाइलों में सुनिए कोई, अरे कोर्ट में सब चीजों के लिए सरकार किस तरह से बात रखती है और क्या चल रहा है, किस तरह से सारे संवैधानिक संस्थाओं की ये धज्जियां उड़ा रखे हैं, हम ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते। क्या नोटबंदी घोटाला नहीं था? रिजर्व बैंक ने कहा है। काला धन कहां गया, किसका काला धन आया, क्या क्या काला धन कैसे सफेद किया गया? जिस स्विस बैंक में ये लोग बताते थे कि 35 लाख करोड़ रुपया रखा है, मेरे पास अकाउंट नंबर खाते धारकों का नाम है, उसमें रुपए बढ़कर के 40,000 करोड़ हो गए। सरकार कहती है मुझे नहीं पता। क्या हुआ काला धन लाने की जो एसआईटी बनी थी, क्या हुआ लोकपाल का? और सुनिए, ये परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद, एक ही परिवार है देश में जिससे देश को खतरा है, वो है संघ परिवार। शायद मोदी जी उसी के लिए कह रहे होंगे, और नहीं कह रहे होंगे तो इनके कैबिनेट में दर्जन भर से ज्यादा मंत्री परिवारवाद वाले हैं आदरणीय मोदी जी के। पूरे देश के 200 लोगों का नाम मैं सुना सकता हूं जो परिवारवाद या कहा, जिनके परिवार के दोनों विषयों पर जवाब ले लेते सुधांशु जी। अखिलेश जी का कहना यह है कि सबसे बड़ा खतरा इस देश को यदि है तो वो संघ के परिवार से खतरा है इस देश को, और पार्टी के तमाम नेताओं का नाम वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जो परिवारवाद में क्या गिनती में नहीं आते। सुधांशु जी, तमाम बातों का अब इतने प्रकार के हर चीज में अपने मन से घोटाला शब्द यूज कर दो, कोई बात नहीं। मैं एक ही तथ्यात्मक जवाब देता हूं। आप पता नहीं कौन सी माफी की बात कर रहे हैं कि भाजपा ने माफी मांगी, मगर राफेल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में टिप्पणी करने पर कि चौकीदार चोर बोल दिया है, न्यायालय से लिखित माफी राहुल गांधी ने मांगी, और तब वो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बस एक, बाकी आप जो अपना आरोप लगाते रहना वो लगाते रहिए। संघ परिवार कितना बड़ा खतरा है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के युद्ध के समय, चीन के समय, भारत उस संघ की जिस संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस संघ पर जिस पे महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद उनके पदाधिकारियों पे क्या क्या जुल्म हुए थे, उस संघ ने इतनी मदद की कि नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा करके 1963 गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया। वह संघ परिवार देश के लिए घातक है।
महात्मा गांधी जिसके वर्धा शिविर में 1936 में गए और जातिवाद से कैसे निपट रहा है, वो उसकी उन्होंने उस बिंदु की प्रशंसा की। वह संघ देश के लिए घातक है। 1965 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिस समय सर्वदलीय बैठक में उस समय सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर जी को भी विचार विमर्श के लिए बुलाया, वह संघ घातक है। विवेकानंद रॉक के उद्घाटन के समय इंदिरा गांधी जी ने 1983 में जब संघ के पदाधिकारियों के साथ मंच भी शेयर किया और वीर सावरकर के लिए डाक टिकट भी जारी किया, वह घातक है। और पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए तो आप ही लोग बोलते थे कि इनका तो संघ से इतना नजदीकी रिश्ता है कि आप लोग मजाक में कहते थे कि धोती के नीचे तो हाफ पैंट है। समस्या जानते क्या हुई? संघ घातक तब हुआ जब घातक वामपंथी विचारधारा आपके दिमाग में भर गई और राहुल जी और सोनिया जी का दौर आया तो राम काल्पनिक हो गए, हिंदू आतंकवादी हो गया और तब से आपको संघ घातक नजर आने लगा। वरना इससे पहले ऐसी, मैं शब्द कठोर यूज कर रहा हूं, मूर्खतापूर्ण नीतियां कांग्रेस पार्टी में नहीं थी। मैं पुनः कहना चाहता हूं, वामपंथियों का उपयोग करना जानते थे कांग्रेस के नेता, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके और पीवी नरसिम्हा राव तक। अब कैसे यूज हुआ जा सकता है वो राहुल जी और सोनिया जी के जमाने में दिखाई पड़ रहा है। तो अपने नेताओं की सीख ले लें कि कौन कितना घातक था और कौन कितना राष्ट्रभक्त था। सारी की सारी बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर फिर भी मैं कहता हूं, छोड़िए, आज देश का स्वतंत्रता दिवस है। मीनाक्षी जी जवाब 75 साल हमने पूरे किए हैं। 75 साल में, हाँ एक लाइन में बात कह दूं जी बात पूरी कर लें। योगदान को भी मानते हैं। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, नेहरू जी ने भी कई अच्छे काम किए। उन्होंने आईआईटीज की स्थापना की, बोकारो राउरकेला के स्टील प्लांट्स बनाए, भाखरा नंगल डैम बनाया। इसे ईमानदारी से स्वीकार करिए। परंतु जो गलती हुई वो स्वीकार करिए। जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो चीन हमारा पड़ोसी नहीं था। मैं पुनः कह रहा हूं, चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। तिब्बत चीन का है कोई नहीं मान रहा था। नेहरू जी ने जाकर बाउंड्री कॉन्फ्रेंस में मनवा दिया और फिर हमारा वो ऐसा पड़ोसी आया कि अक्साई चीन में भी, तिब्बती में नहीं घुसा, अक्साई चीन में भी आ गया। तो जो गलती है उसे भी स्वीकार करिए। आईना दिखाने का काम करें सुधांशु जी। जब ईमानदारी से अच्छे कामों को गिनाया जाता है तो ईमानदारी से जो गलतियां हुई इतिहास में उसे भी मानिए। देखिए, इतने देर में ईमानदारी से एक काम मोदी जी का नहीं गिना पाए। 5-8 सालों का काम होना चाहिए कुछ ना, कोई उपलब्धि है या जो वादे किए थे मैंने गिना, उसमें अगर मैंने झूठ बोले हैं क्या? जो मैंने बताया है कि जो मोदी जी के वादे थे क्या हुआ? क्योंकि वो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ बोलना है। और सुनिए, वो इन्होंने बात की राफेल की। राफेल में फ्रांस की गवर्नमेंट जांच कर रही है। उसने माना है कि इसमें घुसखोरी हुई है, बाकायदा एविडेंस और प्रूफ है। तो क्या हिंदुस्तान में फिर वो घोटाले नहीं हुए? यहीं से तो हुए हैं। यहां नहीं मानना है ना, यहां मानना नहीं है। और ये बताएंगे माफी की। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सेनाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली में एक समय डिनर में चले गए थे गुजरात के चुनाव में। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था? कितनी हल्की बात बोली थी। इनको लोकसभा में माफी मांगनी पड़ी थी, इनके नेता को, सदन के अंदर। और ये बोलते हैं राम काल्पनिक। अरे इनके 2004 के मैनिफेस्टो में है। कब सदन में माफी मांगी? उठा के देखिए पेज नंबर 64 पे कि राम सेतु जो है वो हमारा बनाएंगे इसको। इनके जो है कब सदन में मोदी जी ने सीता जी को, इनके मंत्री लोग राज्यसभा में, अखिलेश जी कंडेम कर रहे हैं। सुधांशु जी आप पहले उस मुद्दे पर आ जाएं। वो ये कह रहे हैं कि सदन में प्रधानमंत्री ने कब माफी मांगी, ये बताएं। अरे मीनाक्षी जी, अरे भाई प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं हमारे नेता ने सदन में माफी मांगी। कब माफी मांगी भाई? कुछ मत बोलते चले आइए, बताइए किस प्रकरण में, किस डेट में? अरे जेटली जी ने कार्रवाई में रिकॉर्डेड होता है, बताइए जेटली जी ने कब माफी? हाँ लोकसभा में है, वीडियो है। उन्होंने खेद व्यक्त किया था। किस बात के लिए? उन्होंने खेद व्यक्त किया था। किस बात के लिए? लोकसभा में जब मोदी जी ने कहा था कि तो हमारे गुजरात चुनाव में उन्होंने खेद व्यक्त किया था। पार्लियामेंट बहुत समय तक नहीं चली थी, उन्होंने खेद व्यक्त किया था। सुनिए प्लीज, बीच में न बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा जब दो लोग बोल रहे। तो देखिए, और ये राम की बात करते हैं। इनके मंत्री राज्यसभा में बोले सीता काल्पनिक है। इनके मंत्री यूपी के वो बोलते हैं कि रामचंद्र क्या बोले रामचंद्र जी के बारे में, कैसे पैदा हुए, हम नहीं दोहरा सकते।
इनके बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष बंगाल चुनाव में प्रोग्रामों में एक हफ्ते तक बोलता रहा राम भगवान नहीं है, वो अवतार नहीं है। आरएसएस भी नहीं मानती भगवान, उनको अवतार कोई नहीं मानती। पत्रकारों ने पूछा, एंकर ने पूछा इसी तरह टीवी डिबेट में, तो फिर क्या है? उन्होंने कहा वो जो है राजा है। तो अयोध्या में क्या बन रहा है? उसका महल बन रहा है। एक और इनके बिहार के नेता ने भगवान राम के बारे में। अब आते हैं आरएसएस पे। इनके चाहे गोलवरकर जी हो, चाहे सावरकर जी हो, चाहे वो बंगाल वाले जो बीजेपी भाजपा के पहले जनसंघ के अध्यक्ष, मुस्लिम लीग में जो मुख्यमंत्री थे, वो एक तिरंगा लिए हाथ में दिखा दीजिए ना। अंग्रेजों से जब देश लड़ रहा था तो ये क्या कर रहे थे, किसी को बताने का हो सकता है? ये तो बड़ा अच्छा हुआ इधर कुछ दिनों में, क्योंकि 2014 के पहले कांग्रेस की और सारी सरकारों ने इस देश को यही बताया था, ये देश यही जानता था कि इस देश को आजाद कराने में हर कोई लड़ा था। ठीक। लेकिन जब ये कुछ लोग आए और बताने लगे, जिन्होंने अंग्रेजों से यारी की थी, वो लोग अपने आप को देशभक्त बनने लगे और देशभक्तों को गद्दार बताने लगे, तो हिंदुस्तानियों ने इतिहास के पन्ने खोलने शुरू कर दिए। पोल खुल के सबके सामने आ गई। ठीक है अखिलेश जी, मैं सुधांशु जी के पास जा रही हूँ अपने सवाल के साथ, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस हमेशा आगे रही। हाँ, ये बात सच है सुधांशु जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया था, लेकिन वो तो आज इस बात का भी क्रेडिट ले रहे हैं कि राम को भगवान मानने वाले कांग्रेस पार्टी से आते हैं। राम सेतु का उन्होंने जिक्र किया कि वो बनवाएंगे राम सेतु। मैं बिल्कुल बता देता हूं। हाँ, मैं ये बताइए, ताला न्यायालय ने खोला था कि राजीव गांधी ने? मतलब खुलेआम घोषणा कर रहे हैं कि न्यायालय का निर्णय इन्होंने करवाया। आप ही दोनों इससे ज्यादा ये दक्षतापूर्ण बयान हो सकता है क्या? वो सेशंस कोर्ट का जजमेंट था। अब दूसरा मैं जवाब, अरे भाई आप अपने अपने टर्न पे बोलिए, मान्यवर अपने अपने टर्न पे बोले तो बेटर रहेगा। दूसरा, बहुत सारी बातें भगवान राम को काल्पनिक कहने के लिए आज तक माफी नहीं मांगे, वो सब छोड़िए। आरएसएस को लेके बड़ा आरोप लगाते हैं। मीनाक्षी जी, हम कहते हैं हमारा मात्र संगठन आरएसएस रहा है, हमारे तमाम नेता संघ से निकले हैं, संघ के विचार से प्रेरणा लेते हैं। वह संघ जिसके संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? कांग्रेस का मात्र संगठन कौन था? कांग्रेस का संस्थापक था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ब्रिटिश सरकार का एक सेक्रेटरी। तो इनका मात्र संगठन थी ब्रिटिश सरकार। और किसी को न विश्वास हो तो पहले 5 साल के कांग्रेस अध्यक्षों के नाम जाके देख लें। ए ह्यूम तो संस्थापक थे, उसके बाद एल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम वैडनबर्न, और 1910 तक जिस साल वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, 1910 इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, और लड़ रहे थे अंग्रेजों से। लॉर्ड माउंटबेटन से अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध नेहरू जी के, और लड़ रहे थे सरकार से। जो काला पानी भुगत रहा था वो लड़ नहीं रहा था, जिसको 2 जन्मों का कारावास दिया गया वो लड़ नहीं रहा था, जो जेल में रह के जलवाए जलाल से किताबें लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी रखने की सुविधा थी, और उनके वाइसरॉय के परिवार से मधुर संबंध थे, वह लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे गजब के अद्भुत तर्क देते मैं पूछना चाहता हूं, 1937 की प्रोविंशियल असेंबलीज में राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 1941 की प्रोविंशियल असेंबलीज में सरकार बनाई, 1946 की प्रोविंशियल असेंबलीज में सरकार बनाई। तब तो भारत का तिरंगा झंडा नहीं था कि झंडे के नीचे खड़े हुए थे भाई। भारत का संविधान तो नहीं था, तो किसकी प्रतिनिष्ठा की शपथ ली थी? यह बताइए। वाइसरॉय ने जब शपथ दिलाई, नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ देके अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला था, क्वीन के प्रतिनिष्ठा की शपथ लेकर, और स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। इसलिए मान्यवर, जब इतिहास के पन्ने खुलने शुरू होते हैं तो बहुत सारी चीजें, अब वो जमाना चला गया कि आपने कुछ चीजें दबा के रखी थी, आप जवाहरलाल नेहरू के आजादी के आंदोलन के इतिहास को कैसे नकार सकते हैं? आप उनसे वो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं जिन्होंने अपनी दादाओं की संपत्ति 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री बने थे? वो कोई भी जाके चेक कर सकता है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत।
नहीं, और एक- 3 एक अंग्रेज आरोप- अधिकारियों ने नहीं, तय किया सुधांशु था। जी, सर, मेरा स्टीफन सवाल कुछ और है। सर एक पैट्रिक आरोप जो लॉरेंस बार-बार और एबी कांग्रेस अलेक्जेंडर पार्टी की ओर और से जॉर्ज भारतीय और जनता उसके पार्टी साथ पर लॉर्ड लगाया वेवन। जाता है। सर, ये आरोप ये है कि आप जवाहरलाल नेहरू के किए गए अच्छे कामों का नकारने की कोशिश करते हैं। नहीं आजादी- नहीं, अरे मीनाक्षी जी आप क्या बोल रही हैं? कांग्रेस का संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम था, यह आरोप है या तथ्य है? नहीं, विलियम बैटनबर्न कांग्रेस का अध्यक्ष था, यह आरोप है कि तथ्य है? मैं जॉर्ज जवाब जूलिया दे रहा हूं। अल्फ्रेड रोड आपने कांग्रेस कहा का कि अध्यक्ष था, यह आरोप है या तथ्य है? सावरकर ब्रिटिश सरकार आजादी के की लड़ाई अफसरों लड़ रहे की थे सदारत जेल में बैठ में, के स्वतंत्रता और जवाहरलाल नेहरू नहीं लड़ गजब है रहे थे। भाई, सवाल इस पर ये है। तो तथ्य है भाई। नहीं, चूंकि मैं हमने माना, झूठ मैंने- इतना बुन दिया है कि वह तथ्य में लगने लगता है अवमानना। नहीं, नहीं, मैं चुनौती सुधांशु- से कहता हूं, एक तथ्य गलत हो तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। सुधांशु जी, आप जवाहरलाल नेहरू के आजादी की लड़ाई में योगदान को चलिए, मानते तैयार हैं हो या जाइए नहीं माफी मानते मांगने हैं? के लिए। तैयार हो जाइए माफी मांगने के लिए। तैयार हो जाइए माफी मांगने के लिए। एक मिनट अखिलेश जी, मैं मीनाक्षी हाँ, सुधांशु जी बताइए। से सवाल पूछ रही हूँ। बताइए, एलन सुधांशु ऑक्टेवियम जी- ह्यूम संस्थापक था कि नहीं? बोलिए, या तो आप माफी मांगिए या हम। सुधांशु जी प्लीज मेरी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, मैं एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं, जितने नेता मिलते हैं ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को एक सिलसिलेवार तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को भुला देने की कोशिश की जाती है। यह आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या उनकी आजादी की लड़ाई में योगदान का कोई क्रेडिट आप उन्हें नहीं देना चाहते? नहीं, मैं देखिए ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अभी आप बातचीत में जो उन्होंने योगदान स्वतंत्रता के बाद दिया वो मैंने स्वीकारा। नेहरू जी का भी योगदान है, पर उनसे बहुत अधिक योगदान औरों का भी है, ये स्वीकारिए ना। और जहां तक मैं आपको अगर अभी किताबें कोट करना शुरू कर दूं तो मैं किताब कोट कर रहा हूं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर। और ये बहुत बड़े प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास जी, उन्होंने महात्मा गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया है अक्टूबर 1947 कि आपने बापू क्यों नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। और क्या उन्होंने नेहरू जी के बारे में कमेंट किया? मैं नहीं बोलता हूं, मैं दर्शकों को कहता हूं जाके पढ़ लीजिए। एमओ मथाई जो कि नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी, क्या लिखे हैं जाके पढ़ लीजिए। कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब मैं एक लाइन बोल दूं, अगर एक तथ्य हो तो एक फैक्ट बोल दूं। मैं आ रही हूं अखिलेश जी, प्लीज आखिरी बात। अरे रुकिए, अभी बता रहा हूं जानते क्या आपको। हुआ था? हाँ, एक लाइन बोल। हाँ। अखिलेश जी, मैं एक लाइन बोल दूं, फिर आपको जो कहना होगा मैं माफी मांगने तैयार हो जाऊंगा। सुनिए, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और बंगाल का गवर्नर हुसैन सोहरावर्दी ने बाकायदा अपने नेतृत्व में दंगे कराए। आजादी के बाद उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस गया। जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर थे और नेहरू जी ने पत्र लिखकर उनको छूट दिलवाई और 1949 में वो पाकिस्तान भाग गया। और ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो कि इंदिरा जी के जमाने में पब्लिश हुआ है, उसके वॉल्यूम 8 में लिखा हुआ है, अगर जाके पढ़ लीजिएगा अखिलेश जी। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी सरकार के द्वारा प्रकाशित कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जिसमें नेहरू जी के सारे पत्राचार का उल्लेख है, उसमें हुसैन सोहरावर्दी के बारे में भारत के वित्त मंत्री को लिखे गए पत्र का भी उल्लेख है। मीनाक्षी जी, अब ये हम उनका योगदान को कम कर रहे हैं या सबको ठीक है, बहुत छोटा सा रिएक्शन अखिलेश जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। वो ये कह रहे हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू के क्रेडिट को इनकार नहीं करते, लेकिन आप सावरकर को नकार देते हैं। उन्हें तकलीफ और पीड़ा इस बात की है। नहीं, सुनिए 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 मीनाक्षी जी, देखिए, नेहरू को किसी आरएसएस या किसी और की सहायता की जरूरत नहीं कि नेहरू क्या थे। दुनिया जानता है, दुनिया मानता है। जैसे सूरज को किसी दिए ढेबरी लालटेन की आवश्यकता नहीं है उसकी रोशनी को, तो नेहरू इस देश के, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, बाबा साहब, ये सब लोग इस देश के जंग आज़ादी के, सुभाष चंद्र बोस से लोग सूरज थे, सैकड़ों लोग। तो ये कहा करें, इनकी सहयोग या इनके विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इनकी परेशानी है। नेहरू जी के लिए कोई ये बस नहीं। ये बताया, अभी इन्होंने कहा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वो हुयूम थे, आपने बोला था। अरे इसी में है, नहीं, पहले अध्यक्ष नहीं, संस्थापक। पहला अध्यक्ष नहीं, संस्थापक मैंने बोला। पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र संस्थापक 3 लोग थे, 3 लोग थे जनाब। मैंने संस्थापक बोला है, एक बात 3 लोग संस्थापक में थे। झूठ मत बोलिए अखिलेश जी। 3 मैंने संस्थापक लोग थे। संस्थापक ये सुधांशु जी ने भी बोला, ये हमारे दर्शकों ने भी सुना। बहुत माफी के साथ मेरे पास वक्त इतना ही था चर्चा में, लेकिन ये चर्चा और आगे बढ़ाई जा सकती थी। पर फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, सुधांशु जी, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।